A very good morning, everyone. Today we shall be starting a new chapter. The title of the chapter is Kings, Farmers, and the Towns, and the period of study shall be 600 BCE to 600 CE. सभी को नमस्कार। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर की जो थीम है वो है राजा, कृषक एवं नगर। ठीक है, और जो समय सीमा इसकी है वो है 600 ईसा पूर्व से लेके 600 CE। बच्चों, इससे पहले आप लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने उत्तर पश्चिमी भारत में नगर सभ्यता को पढ़ा था। ठीक है, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो शुरुआती दौर में एक ग्रामीण सभ्यता, रूरल सिविलाइजेशन थी। ठीक है, जिसको हम वैदिक सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, वैदिक सभ्यता भी बोलते हैं। बहरहाल वो हमारा आज फोकस ऑफ स्टडी नहीं है। हमारा जो टाइम पीरियड है वो है 600 BCE, 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जनपद और महाजनपद के बारे में। ठीक है, और उस समय के जो राजवंश या जो राजनीतिक स्थितियाँ थी भारत की, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। कृषि की क्या दशा थी वो हम जानने की कोशिश करेंगे, और नगरों का कैसे निर्माण होता है हम इसकी बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा स्टार्टिंग में, जो आपको दिमाग में रखनी है कि ऋग्वेदा वॉज कंपोज्ड अलॉन्ग विद द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। भारत में ऋग्वेद का जो सृजन था वो हो रहा था इसी समय में। ये टाइम पीरियड है 1500 BCE का, थोड़ा पीछे से है। और छोटे छोटे छुटपुट एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स एमर्ज कर रहे थे सेवरल पार्ट्स में, कॉन्टिनेंट के, सब कॉन्टिनेंट के। एंड अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम मेगालिथ्स के बारे में पढ़ेंगे, जो एक नया तरीका था डेड बॉडीज़ को बरी करने का। ठीक है, मेगालिथ्स। And we shall also be discussing that by 600 BCE the growth of new cities and the kingdoms happened. ठीक है, 600 ईस्वी के आसपास नए शहर और नए राज्य स्थापित होने लग गए भारत में। एंड हम इसमें 16 महाजनपदास के बारे में जानेंगे, जिसमें ज़्यादातर राजाओं द्वारा शासित थे। कुछ गण संघ भी थे जो अर्ली फॉर्म ऑफ रिपब्लिक हैं। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि डेमोक्रेसी, इनडायरेक्टली एक तरह से डेमोक्रेसी भारत में एस्टेब्लिश हुई थी इसी टाइम पीरियड में। ठीक है, जिसके एग्जाम्पल हैं वज्जी और मल्ला। ठीक है, ये दो महाजनपद हैं जो किसी एक राजा द्वारा शासित ना होकर कई राजाओं द्वारा शासित होते थे। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। फिर हम मगध के चरम को समझेंगे कि कैसे मगध एक मोस्ट पावरफुल महाजनपद के रूप में उभर के बाहर आता है। फिर इसी चैप्टर में हम चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्यन एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट को समझेंगे। फिर अशोका की भी बात हम करेंगे। इनफैक्ट हम बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, जो नई डॉक्ट्रिन्स थी, जो नई फिलॉसफिकल डिस्कोर्सेस थे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सारा हमारा पीरियड ऑफ स्टडी में हमारे थीम्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फर्दर। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा मैप के बारे में देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से इसको देखें तो ये भारत का उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। ये है उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, और ये जो एरिया है ये है नॉर्थ इंडिया। ठीक है, उत्तर भारत है ये। ओके, तो यहाँ पे आपको पंचाल दिख रहा होगा। पंचाल, आपको यहाँ कुरु नज़र आ रहा होगा। आपको यहाँ पे कौशल, विदेह और कुछ नदियाँ नज़र आ रही होंगी, गंगा, यमुना, सरयू, पुरुषणी, शातुद्री, असीकनी, वितस्ता। ठीक है, यहाँ एक गंधारी लिखा हुआ है, ये गंधार है। तो पंचाल, कुरु, कौशल, ये सब मगध, अंग, ये महाजनपद हैं।
ठीक, इनकी लोकेशन है ये। तो ये आपको दिमाग में रखनी है कि हम इसी जोग्राफिकल एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट टू रिमेंबर हैं, देयर वर सेवरल डेवलपमेंट्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ 1500 years फॉलोइंग द एंड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के 1500 साल बाद ये सारी डेवलपमेंट्स यहाँ पर हो रही हैं। और ऋग्वेदा का जो कंपोजिशन का पीरियड माना गया है वो है 1500 BCE। जैसा कि मैंने पहले बताया, एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स एमर्ज कर रहे थे। इन एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स को हम बोलते हैं जनपद। जो ये ग्रामीण सेटलमेंट्स थे, उनको हम बोलते हैं जनपद। जन मतलब लोग, जिससे जनता शब्द बना है, जमा पद, संस्कृत का पद का मतलब होता है पैर। तो जनपद का मतलब होता है वह भूमि जहां पर लोगों ने अपने पैरों को टिकाया, यानी वहां वो रुके, स्थायी रूप से उन्होंने बसना शुरू करा, गांव बनाए उन्होंने। आपको मैं बता दूं, ऋग्वेदिक सोसाइटी एक पेस्टोरल सोसाइटी थी, यानी ये लोग पशुपालक थे। पशुपालक एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते हैं, ठीक। तो लेटर वैदिक पीरियड में, यानी उत्तर वैदिक काल में, जनपद बनने लग गए, यानी छोटे छोटे गांव उभरने लग गए। बाद में यही गांव बड़े होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। देखो, कभी ऐसा नहीं होगा कि शहर पहले बनेंगे फिर गांव बनेंगे, पहले गांव फिर शहर। आप जानते हैं ना, खेती प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो पहले आप प्राइमरी, फिर ही आप सेकेंडरी और फिर टर्शरी की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो ये एक रूरल कल्चर था, जैसा कि आप लोग इस चीज़ को जानते हैं, रूरल कल्चर था। और आगे 600 BCE के आसपास ये जो जनपद हैं, इनके आगे अगर आप सफिक्स लगा देंगे महा, यानी ग्रेट, महा का मतलब होता है ग्रेट। तो ग्रेट जनपदास, जो बहुत बड़े बड़े जनपद थे, उनको हम बोलते हैं महाजनपद। अब महाजनपद क्या है? महाजनपद है अर्बन फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स। अर्बन फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स। अर्बन मतलब होता है शहरी, फोर्ट का मतलब हो गया किलेबंदी, किलेबंदी यानी इनकी एक सुरक्षा घेरा होता था, ठीक है। किलेबंदी करके रखते थे, सुरक्षा घेरा होता था, और ये सेटलमेंट्स थे, यानी यहाँ पे लोग परमानेंटली रहा करते थे। दुर्ग बनाते थे, दुर्ग का मतलब हो गया किला, दुर्ग, शहर और सेटलमेंट। तो ये एक नया फिनोमेनन था, एक नई चीज थी 600 BC के समय के हिसाब से। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग इन डिटेल, हमें ये समझना होगा कि हमारे सोर्सेस क्या क्या हैं, हम किन स्रोतों पर रिलाई करेंगे। हिस्ट्री के स्टूडेंट को हमेशा अपने सोर्सेस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। विदाउट सोर्सेज आप नहीं समझ सकते कि पास्ट में क्या हुआ, ठीक है। और सोर्सेज को भी हम किसी एक पर्टिकुलर सोर्स पर स्टक नहीं कर सकते, हमें सोर्सेज को आपस में कोरोबोरेट करना पड़ेगा, कोलैबोरेट करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, और तब जाके हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्या सही था, ठीक। तो जो हमारे सोर्सेज हैं 600 BC से लेकर 600 CE के टाइम पीरियड को समझने के लिए, वो है इंस्क्रिप्शंस, यानी शिलालेख। शिला मतलब चट्टान, लेख मतलब चट्टानों पर लिखा हुआ। आप देख सकते हैं कि एक पत्थर पे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये अशोक का इंस्क्रिप्शन है, ये अशोक का शिलालेख है, ठीक है। तो हम कुछ शिलालेख पढ़ते हैं, फिर हम टेक्स्ट। अब जब हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास इसके अंदर एक ह्यूज कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट है। शुरू अगर हम करें तो वैदिक पीरियड है, तो वैदिक लिटरेचर भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड को समझने के लिए। वैदिक पीरियड के अलावा बुद्धिस्ट एंड जैन सोर्सेज, बौद्ध और जैन धर्म के जो मतावलंबी थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा किताबों को लिखा, और उससे हम उस समय की राजनीति, उस समय की समाज, उस समय की आर्थिक व्यवस्था को समझ सकते हैं, ठीक है।
जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, अभी एक लिस्ट सामने आपको दिख रही है जिसमें काशी से लेके कंबोज 1 to 16 महाजनपद का नाम लिखा हुआ है। अब ये हमें पता कैसे चला? सपना तो देखा नहीं हिस्टोरियंस ने। तो हमें ये पता चलता है, एक बुद्धिस्ट किताब है जिसको हम बोलते हैं अंगुतर निकाय, ठीक है, बुद्धिस्ट बुक है। इसके अंदर इन 16 महाजनपद के बारे में डिटेल में दिया गया है, ठीक। इनकी लोकेशन, इनके राजवंश, इनके लोगों के बारे में काफ़ी जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। और अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो इसी टाइम पीरियड में कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी लिखा गया है। इसी टाइम पीरियड में स्मृति लिटरेचर, चाहे मनुस्मृति है, चाहे बृहस्पति स्मृति है, चाहे यज्ञवल्क्य की स्मृति है, पराशर स्मृति है, ये कुछ कोडिफाइड लॉज थे, नियम कानूनों को बनाने के लिए कुछ किताबें लिखी गई, उनके बारे में हम जानते हैं इसी टाइम पीरियड में। फिर हम कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इकोनॉमी का तो इंडिकेटर है कॉइन, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कॉइन्स, ये देखिए, ठीक है। तो ये जो कॉइन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए। अब सिंपल सी बात है, ये जो सामने कॉइन आपको दिख रहा है ये कुषाण राजवंश का है, कुषाण, ठीक। कुषाण वो कुछ पहले राजवंशों में से एक है जिन्होंने भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन किया। ये जो सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में चलने शुरू होते हैं वो शकों ने शुरू किए थे। शकों के बाद कुषाण, कुषाण के बाद जो इंडो ग्रीक्स हैं वो, और फिर बाद में गुप्तास का गोल्ड कॉइन काफ़ी फेमस है। इसके अलावा जो सिक्के चलते थे वो तांबे के चलते थे, चांदी के चलते थे। अगर मगध की बात करूं तो वहाँ पे आहत सिक्के चलते थे जिनको हम पंच मार्क्ड कॉइन्स बोलते हैं। अभी लास्ट स्लाइड में मैं आपको पंच मार्क कॉइन का एक सैंपल दिखाऊंगा। तो कॉइन्स जो हैं वो दो चीज़ों को तो बहुत क्लियरली डिफाइन करते हैं, एक पॉलिटिक्स, दूसरा इकोनॉमी। भाई सिक्का चलता है किसी का, सिक्का चलना, हमारे यहाँ बोलते हैं भाई इसका तो सिक्का चलता है यहाँ पे, यानी इसकी तूती बोलती है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके पास पावर है। दूसरा, सिक्का किस मेटल का बना हुआ है ये बताता है स्टेट ऑफ इकोनॉमी को, कि वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो कितनी अच्छी है। अब सोने का सिक्का चल रहा है तो ऑब्वियसली इट मीन्स दैट द स्टेट इज प्रॉस्पेरस। स्वर्ण मुद्रा चलने का मतलब है कि राज्य अमीर है, और तांबे की मुद्रा या गैर बहुमूल्य धातुओं से बनी जो मुद्राएं हैं वो इंडिकेट करती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ क्राइसिस इकोनॉमिकली है, ठीक है। तो ये हमें पता चल जाता है। इसके अलावा एक सीरीज ऑफ विजुअल मटेरियल है, चाहे वो मूर्तियां हैं, चाहे वो मृद भाण हैं यानी पॉटरी, ये काफ़ी कुछ हमें बताती हैं इस टाइम पीरियड के बारे में। जैसे अगर इस चैप्टर से संबंधित मैं आपको बताऊं तो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, कुषाण राजा और सम्राट अशोक के बनाए जो मूर्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस टाइम पीरियड को समझने के लिए, ठीक है। तो जो मैं नेक्स्ट स्लाइड्स मतलब बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं इन सोर्सेज पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करूंगा, देखने की हम कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसके थ्रू अपने दिमाग में एक इमेज बना सकते हैं इस टाइम पीरियड की। वो चैप्टर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होगा लेकिन बनाऊंगा ताकि आप लोग के दिमाग में एक छवि बन जाए, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले मैं आपको एक लिस्ट देना चाहूंगा 16 महाजनपद की। जैसा कि पहले मैंने बताया, जनपद जो थे वो ग्रामीण सेटलमेंट्स थे। महाजनपद जैसे जैसे इकोनॉमी आगे फ्लरिश करती है, सरप्लस प्रोडक्शन होता है, यानी खेती से इतना ज़्यादा अनाज उत्पन्न हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को फीड किया जा सकता है। फिर उसी खेती से जो चीज़ अनाज उत्पन्न होता है उनको टैक्सेस के रूप में कलेक्ट करके जो बड़े बड़े शहर बन रहे थे वहाँ के लोगों को फीड करना, ये सब कुछ इसी टाइम पीरियड में शुरू हो जाता है। तो महाजनपद भारत के उत्तर पश्चिम
जो आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पश्चिम उत्तर भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, बंगाल तक और दक्षिण में कर्नाटक सीमा तक, गोदावरी नदी का जो तट है वहां तक ये महाजनपद फैले हुए थे। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, जो उत्तर के थे उनको उत्तरापथ बोलते हैं, जो दक्षिण के थे उनको दक्षिणापथ के जनपद बोलते हैं। तो मैं वो लिस्ट आपके सामने रख रहा हूँ। वो लिस्ट में जो पहला नाम है वो काशी का है। काशी आज का जो बनारस है, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर है। कौशल आज का जो अयोध्या का इलाका है, जिसको आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो मध्य का हिस्सा है, वो कौशल महाजनपद का है। अंग महाजनपद जो बिहार का भागलपुर जिला है, या आप कह सकते हैं कि पूर्वी बिहार, कुछ हिस्सा झारखंड का, कुछ हिस्सा बंगाल का, वहाँ पर ये फैला हुआ है। मगध उत्तर बिहार के अंदर है, ठीक है, गंगा के दक्षिणी तट पर, उत्तरी तट पे वज्जी है बिहार में ही। मल्ल महाजनपद जो है ये गोरखपुर में है। चेदी महाजनपद जो है ये भारत के यूपी और मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड राज्य अंचल है, बुंदेलखंड में ये है। वत्स महाजनपद जो है आज के कौशाम्बी और इलाहाबाद महाजनपद, जिसे आज प्रयागराज बोलते हैं, योगी जी ने नाम बदल दिया है, प्रयागराज जिले के आसपास है। कुरु महाजनपद का एक बड़ा विस्तृत भूभाग है। कुरुक्षेत्र से लेकर जो मेरठ का इलाका है यूपी का, यानी हरियाणा और यूपी, इन दोनों के बीच में है कुरु, ठीक है। आप लोगों ने महाभारत अभी बीच में देखी होगी, वो कुरु राजवंश की कहानी है। फिर पंचाल, पंचाल और कुरु आपस में वैवाहिक संबंधों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। वैसे ही आपस में कॉम्पिटिटर भी थे पहले। पंचाल जो बरेली और फरुखाबाद का जो इलाका है यूपी में, यानी आप पश्चिम की तरफ बढ़ने लगेंगे, लखनऊ से आप पश्चिम की तरफ बढ़ने लगेंगे तो बरेली और फरुखाबाद और जो कन्नौज और इधर का जो इलाका है ये पंचाल महाजनपद में आता है। मत्स्य, ठीक है, कुछ लोग मत्स्य बोलते हैं, या मत्स्य महाजनपद, ये आपने महाभारत देखी तो उसमें विराट, जहाँ पे पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा था, उसको मत्स्य महाजनपद बोलते हैं। उसकी राजधानी विराट थी और आज मत्स्य महाजनपद जयपुर में है। अगर आप जयपुर गए हैं, आपने जयपुर की बसों में देखा होगा, वहाँ लिखा रहता है मत्स्य नगर डिपो, मत्स्य नगर डिपो, ठीक है। तो प्राचीन नाम है इसलिए ऐसा बोलते हैं। सूरसेन, सूरसेन मथुरा का जो एरिया है उसको बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह जो अशक है, अब यहाँ अशक लिखा हुआ है, इसको संस्कृत में अश्मक बोलते हैं, अश्मक, ठीक है। तो अश्मक सभी जनपदों में दक्षिणतम, यानी सबसे ज्यादा नीचे साउथ में है, गोदावरी नदी के तट पर है। और ये याद करने इसलिए भी जरूरी है कि भारत में आर्यभट्ट नाम के जो महान गणितज्ञ, भूगोल शास्त्री और वैज्ञानिक थे, वो अश्मक जनपद में ही पैदा हुए थे। वो बात अलग कि बाद में वो बनारस चले गए, काशी चले गए, वहाँ उन्होंने अध्ययन किया संस्कृत का, लेकिन वो पैदा अश्मक महाजनपद में हुए। इसीलिए आर्यभट्ट का एक नाम अश्मकाचार्य भी है, अश्मक के आचार्य, टीचर फ्रॉम अश्मक। फिर अवंती, अवंती आज का जो उज्जैन इलाका है, महाकालेश्वर मंदिर आप जानते हैं, उसी के आसपास का जो इलाका है उसको अवंती बोलते हैं। फिर गंधार, आपने महाभारत देखा होगा, महाभारत में गांधारी जो दुर्योधन की माँ थी वो गंधार की थी, इसीलिए गांधारी उनको बोला जाता है। गंधार आज का जो काबुल और कंधार का इलाका है अफगानिस्तान में, इसके आसपास का था। इसी तरह कंबोज, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये जो फाटा का एरिया है, फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एजेंसी, जो फाटा का एरिया है, जो जिसको हम ब्रिटिश पीरियड में बोलते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP, ठीक है, जो पेशावर और फिर आगे वो कंधार तक ही जा रहा है, उसके बीच में कंबोज पड़ता है, ठीक है। तो कंबोज को अगर समझना है या गंधार को समझना है तो आप जान लीजिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के ये एरियाज हैं, गंधार और कंबोज, ठीक है। और ये लिस्ट हमको मिल रही है अंगुतर निकाय से, अंगुतर निकाय, ठीक है, ये एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है। अब जैसे जैसे समय बीतता है, ये जो 16 की जो लिस्ट है ये शॉर्ट में आकर 4 में कन्वर्ट हो जाती है, यानी जो ये आसपास के किंगडम्स थे ये
जो छोटे थे, जो वीक थे, वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं बड़े राजाओं द्वारा, ठीक है, वो एलिमिनेट हो जाते हैं स्ट्रॉन्गर रूलर्स के द्वारा। और एट द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी के खत्म होते होते 4 ही सबसे पावरफुल किंगडम्स बचते हैं। मैं इसको सीरियल ऑर्डर में नहीं कर पाया हूं, लेकिन आप इसको याद रखिए। जो सबसे पहला शक्तिशाली महाजनपद था वो तो था काशी का, इस लिस्ट में नहीं है वो नाम। काशी के बाद कौशल के बाद मगध, और ये जो अवंती और वत्स हैं ये पावरफुल तो थे, लेकिन बाद में ये सारे एनेक्स कर लिए जाते हैं मगध के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट महाजनपद कौन कौन से आपको याद रखना चाहिए, इस लिस्ट को थोड़ा एक्सपेंड कर लीजिए आप। काशी, कौशल, मगध, वत्स और अवंती, ठीक है। मगध के जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनका नाम है बिंबिसार एंड अजातशत्रु। अवंती के जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं उनका नाम है प्रद्युत, ठीक है। और ये भी याद दिला दूं मैं आपको, बिंबिसार और प्रद्युत की दुश्मनी थी आपस में, ठीक है। वो बात अलग है कि जब प्रद्युत बीमार पड़ते हैं तो बिंबिसार अपना चिकित्सक भेजते हैं यहाँ पे, ठीक है, अपना पर्सनल डॉक्टर भेज देते हैं उनके लिए हेल्प करने के लिए। तो दुश्मनी तो चलती है, लेकिन दुश्मनी को चलाने के लिए जिंदा रहना भी जरूरी है, तो दुश्मन जिंदा रहना चाहिए, ठीक है। तो कौशल के जो इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे प्रसेनजित, और उसी तरह वत्स महाजनपद के जो इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे उदयन, ठीक। बाद में इन सब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर या महाजनपद होता है वो बनता है मगध। और मगध बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे कुशल राजाओं के द्वारा शासित थे, और इन्होंने पूरे भारत पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। बिंबिसार और अजातशत्रु हर्यंक डायनेस्टी से थे, ठीक है। किस राजवंश से थे? हर्यंक राजवंश से थे, ठीक है। तो आज के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है इस चैप्टर के लिए। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। मैंने जैसा आपको पहले कहा था कि मैं मगध में चलने वाला जो पंचमार्क कॉइन है, ठीक है, पंचमार्क, जैसे हम किसी को पंच मारते हैं ना, तो पंच मारेंगे तो निशान पड़ जाएगा। किसी को एक पंच मार दो तो उसको चेहरे पे निशान पड़ सकता है या कहीं चोट लग सकती है। तो उसी तरह आहत सिक्के, मुद्रा जो बनी थी, इसको पंच करके किसी चीज को बहुत तेजी से पंच किया जाता सिल्वर पे, तो जो ये निशान पड़ जाते थे इनकी वजह से इन सिक्कों को हम बोलते हैं आहत सिक्के, और ये चांदी के होते थे, ठीक है, ये चांदी के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कुछ भी आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं मैसेज। आपका दिन शुभ हो।